हेलो स्टूडेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की फीचर्स यानी उसकी मेन विशेषताएं क्या थी वो हम पढ़ेंगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। 20वीं सदी तक आते आते जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, आज़ादी के लिए जो नेताओं ने चलाया था, वो काफ़ी दशक पुराना हो चुका था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैज डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने ये कल्पना की और प्लानिंग की कि हमारा स्वतंत्र भारत किस तरह से होना चाहिए। अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रूल इन मेकिंग। और ब्रिटिश रूल के अंदर उन्हें उन नियमों को फॉलो करना पड़ रहा था जो उन्होंने नहीं बनाए, ब्रिटिश सरकार ने बनाए थे। द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल्स, ऑथोरिटेरियन यानी अत्याचार शासन किसका था? ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश पर अत्याचार किया जाता था। रूल्स अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी a democracy in which everyone should be treated equally and he allowed to participate in government। इसमें ये बताया गया है कि लंबे समय के अत्याचारी शासन के बाद हमारे नेताओं और कॉलोनियल यानी ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को अपना उपनिवेश, कॉलोनियल यानी यहाँ आके सेटल हो गए, यहाँ का सारा कामकाज अपने हाथों में ले लिया, यहाँ तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेश बना दिया, हमारे देश भारत को उपनिवेश बना दिया। तब इंडियन लोगों ने ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि हमारे देश को स्वतंत्र होने के बाद हमारे देश को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनानी है। डेमोक्रेसी यानी सबको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार। तो इस डेमोक्रेसी में क्या है कि एक तरह से फ्रीडम होती है। फ्रीडम भी ये नहीं कि उसका मिसयूज़ हो, उसकी एक लिमिटेशंस होती है। सब वो लिमिटेशन संविधान के द्वारा तय की जाती है कि सबको सरकार बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। व्हाट रिमेन टू बी डन देन was to work out the way in which a democratic government would be set up in India and the rules that would democratic and its function। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने डिसाइड किया कि इसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच अ डेमोक्रेटिक, कि किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना वर्क करे और किस तरह से इंडिया में सेटल हो और उसका रूल्स किस तरह चलेगा और कैसे कार्य करेगी। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, ये एक व्यक्ति का काम नहीं था, बट बाय ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल हु बिकेम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। इसमें एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि 300 लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, यानी संविधान सभा के मेंबर थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक संविधान सभा बनी थी जो हमारे देश के लिए संविधान प्रिपेयर कर रही थी। उसमें 300 के करीब मेंबर्स थे। उन लोगों ने ये परफॉर्मा तैयार किया था। इन 1946 हु मेड पीरियडिकली द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अगले 3 साल तक लगातार बैठकें करके भारत का संविधान तैयार किया था। इसमें देखिए, देर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यहाँ पर संविधान सभा के सभी मेंबर्स में एक भावात्मक एकता देखने को मिल रही है। ईच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिस्कस इन ग्रेट डिटेल, जिसमें संविधान के प्रत्येक रूल्स पर, प्रत्येक प्रावधान पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था। देर वॉज ए सिंसियर effort to comprise and reach an agreement through consensus, और जिसमें आम सहमति यानी जिस ऐसा डिसीजन लिया गया जिसमें सबकी सहमति हो। द अबव फोटो शो सरदार वल्लभ भाई पटेल अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो दिख रही है जो कि संविधान सभा के एक प्रमुख मेंबर थे। दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर दम। इन सभी मेंबर्स के लिए संविधान प्रिपेयर करना एक बड़ा कार्य था। द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कमेटी। हमारे देश में विभिन्न समुदाय के लोग रहते थे हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज,
जो अलग लैंग्वेज बोलते थे, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे, एंड ही डिस्टिंक्ट कल्चर, और उनका कल्चर अलग था। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे देश में भारी उथल पुथल चल रही थी, क्योंकि उस समय हमारे देश आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान बना, इसलिए द पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेट। उसी समय हमारे देश इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, मतलब तय हो गया 1946 के बाद। उस समय लगभग तय हो गया था कि बंटवारा होगा। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, और कुछ जो देसी रियासतें थी वो अनडिसाइड, वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि वो किसके साथ मिले, भारत के साथ मिले, पाकिस्तान के साथ मिले या स्वतंत्र रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया था कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ द पीपल अपेयर डिसमेल, और इस समय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही भयानक थी। ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution। ये सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के मेंबर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। They rose to the occasion and gave this country a visionary document to reflect a respect for maintaining diversity while preserving national unity। इन सारी चीज़ों को देखते हुए संविधान सभा के मेंबर्स ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया। डाइवर्सिटी यानी हमने अभी पढ़ा कि अलग अलग धर्मों के कल्चर को मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। द फाइनल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर एडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative। आखिर में ये डिसीजन लिया गया और ये बताया गया कि किस तरह से सामाजिक आर्थिक गरीबी को किस तरह से दूर किया जाएगा, और किस तरह से ब्रिटिश रूल्स के क्रूशियल रूल्स से लोगों को आज़ाद किया जाएगा, ताकि पीपल खुद अपने प्रतिनिधि के द्वारा सरकार बना सके। Listed below there are key features the Indian constitutions। While reading these, keep in mind the above mentions concept of diversity। आप जब भी ये की फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखेगी कि हमारा संविधान लिखा गया तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ये चीज़ें ध्यान रखी थी। डाइवर्सिटी यानी हमारे देश में विभिन्नता देखने को मिलेगी, यूनिटी देखने को मिलेगी, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म देखने को मिलेगा, एंड रिप्रेजेंटेड दैट द ऑथर ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट्स वर ग्रैपिंग विद। ये सारे जो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखा तब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी। ट्राई अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसेप्ट विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। उन्होंने ये पूरी इन सारी चीज़ों को समझते हुए ये ध्यान रखा कि इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र भारत के बाद सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। इन टू स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ताकि हमारा कंट्री एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप कर सके। ये बाबा साहब अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इन्होंने क्या करा था कि हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्प द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जब डॉक्टर अंबेडकर को इस संविधान सभा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला तो उनको ये समझ आया कि इनके इस सभा में मेंबर बनने से शेड्यूल कास्ट को कुछ से सुरक्षा मिली है। बट ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल्दो द लॉ माइट एग्जिस्ट, कि कानून हालांकि कानून बन गया है, ये शेड्यूल कास्ट को कहा उन्होंने कि शेड्यूल कास्ट के लिए कानून तो बन गया है, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लॉज वर इन द हैंड ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर। उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद भी कुछ प्रशासन यहाँ के हिंदू का जो जातिवाद के आधार पर हिंदू ऑफिसर्स काम करते हैं उनके हाथों में है। ये देयरफॉर तो उन्होंने ये निवेदन किया शेड्यूल कास्ट को टू ज्वाइन द गवर्नमेंट
कि प्रशासन में जाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए कहा कि एग्ज़ाम दे क्वालिफाइड हो एज वेल एज द सिविल सर्विसेज। अब है फर्स्ट हमारी विशेषता है संविधान की फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं संघवाद। दिस रेफर्स टू कंसिडर, संघवाद का मतलब होता है एक से ज़्यादा सरकार होना, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर भी अलग गवर्नमेंट होती है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर, जैसे सेंट्रल लेवल पर पीएम मोदी की गवर्नमेंट है, और हमारे जैसे राजस्थान में स्टेट लेवल पर अशोक गहलोत की सरकार है। पंचायत राज इज थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायत जो सरकारें होती है वो लोकल गवर्नमेंट में आती है। ये त्रिस्तरीय है, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम। यू हैव रीड अबाउट this in your class 6 book. We look the functioning of the some state government in your class 8 book, and this year we will read more about the central government। मतलब इसमें हम और आगे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे। द वास्ट मेंबर ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। जब हमारे जो ये हमारे संविधान सभा के मेंबर थे, अलग अलग संविधान से बिलोंग करते थे, जब ये संविधान बन रहा था तो उन्होंने इस समय ये डिसाइड किया कि हमारे देश के जो कुछ मैटर्स है खाली दिल्ली में बैठे हुए ही पर्सन ही उसको मतलब डिसीजन नहीं ले सकते, कि दिल्ली में बनी हुई सरकार ही इस मामले में डिसीजन नहीं ले सकती। एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिसीजन ले सकती। इंस्टेड इट वाज important to have author level of government in the state so that decisions could be made for that particular area। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दी गई ताकि वो अपने पर्टिकुलर एरिया पर कुछ डिसीजन ले सके। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर ऑन सर्टन इशूज़, कुछ इशूज़ पर संविधान के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर्स दी गई है। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल कंसर्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट फॉलो द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब देश की एकता का मैटर का सवाल पर बात की जाए तो ये सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशंस contain list that detail the issues that each tier of a government can make law on। कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दी गई है। 3 लिस्ट बनाई गई है। यूनियन लिस्ट जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है। कंसर्ट लिस्ट जो समवर्ती सूची होती है जिसको बोलते हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रूल्स बनाती है, लेकिन दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया जाता है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो स्पेसिफाई विच ईच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द वर्क डेट इट डज, और इसमें से डिसाइड किया गया है कि प्रत्येक सरकार अपना काम के लिए किस तरह से पैसा प्राप्त करेगी। अंडर फेडरलिज्म यानी संघवाद के अंतर्गत द स्टेट आर नॉट मेरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। यहाँ इस फेडरलिज्म के अलावा में स्टेट गवर्नमेंट इसके एजेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बल्कि इनको खुद की एक अपने को अथॉरिटी दी गई है। ऑल द पर्सन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द लॉ एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। प्रत्येक व्यक्ति संविधान के कानून बनाने और नीति बनाने में अलग अलग अपना योगदान दे सकता है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल प्रेजेंट टाइम में जो 18 साल का हो जाता है वो वोट दे सकता है। श्री A.K. अय्यर जो उस समय के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, remarked that these were done with an abundant faith in the common man and ultimate success of democratic rule in few
believe the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being and standard of life, the comfort, the decision living of common man। उन्होंने ये बताया कि उस समय जो कॉमन अडल्ट फ्रेंचाइज का डिसीजन लिया गया था उससे सामान्य व्यक्ति में ये विश्वास जगा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक रूल को सक्सेस हो सकता है, और इसमें विश्वास बनाया गया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अडल्ट सफरेज के द्वारा चुनी जाएगी लोगों की जो जीवन स्तर, उनकी हर प्रॉब्लम्स को और उनके लिविंग स्तर को सही करेगी, यानी उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। सेकंड हमारा जो की फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी संसदात्मक सरकार। द डिफरेंट टायर of government that you just read about consist of representative who are elected by the people। जैसे कि हमारे यहाँ पे हम लोग अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट बनती है उसको बोलेंगे एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हम जो मेंबर चुनते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। योर क्लास 7th लुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। जैसे कि ये उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इलेक्शन हुए थे, तब की ये लाइन बनी हुई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी कास्ट का बिलोंग करता हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, सबको वोट देने का अधिकार है। व्हेन दे वर मेकिंग द constitutions, the member of the Constituent Assembly felt that freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help increase a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बना रहे थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल से हमारे देश की जनता इतनी प्रिपेयर्ड हो गई है कि वो व्यस्त मताधिकार के द्वारा डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो कर सकती है और इस मान्यताओं को बदल सकती है कि जो पुरानी परंपराएं जाति धर्म के आधार पर मानी जा रही है, जेंडर या चीज़ें औरत मर्द में जो फ़र्क किया जा रहा है उसको हटा दिया जाए। दिस मीन डैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रूल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है कि भारत देश की जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के कामकाज में हिस्सा ले सकती है। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररेस्पेक्टिव हिज और हर सोशल बैकग्राउंड, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से हो, कैन ऑल्सो कंसिस्ट इन इलेक्शन, चाहे किसी धर्म को मानने वाला हो, अगर वो व्यस्त व्यक्ति है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा वो भारतीय जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेटिव इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। थैंक यू।